नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्व परिणामित्र किसे कहते हैं और कहां उसका उपयोग होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टेप अप कब होता है, स्टेप डाउन कब होता है और उसकी कार्य प्रणाली, उसकी संरचना क्या होती है। दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी एक लगभग आप पेपर खोल के देखोगे तो आपको एक दो क्वेश्चन इसके बारे में मिल जाएगा, लेकिन कुछ टिपिकली मिलने वाला है आपको। तो आज वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कहाँ क्वेश्चन कुछ हार्ड बनता है और किस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब कि पेपर जब हार्ड करने की इच्छा होती है पेपर एग्जामिनर वालों की कि पेपर को कुछ हार्ड किस प्रकार किया जाए, तो उसमें कुछ टिपिकली अंदर जाके घुस के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसका बारीकी से एक एक पॉइंट टू पॉइंट नियमित पैटर्न के आधार पर अध्ययन करेंगे, ताकि आपके मन में इस ऑटो ट्रांसफर के प्रति ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जिसका आप आंसर नहीं दे सको, जिसके बारे में आप अनजान हो। और पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से अध्ययन करोगे तो शायद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखते रहिए, ताकि इस वीडियो के या इस ऑटो ट्रांसफार्मर से आपके मन में जो समस्या है, जो आपके मन में जो डाउट है, आपके दिमाग में जो कुछ समस्या है वो दूर हो जाए और आप आसानी से इसको अच्छी तरह समझ सको और आराम से नोट्स बना के इसको लिखते रहो। तो देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऑटो मतलब स्वतः, ऑटो ट्रांसफार्मर देखें आप लोगों ने, कैसे देखें, नॉर्मल ट्रांसफार्मर देखें। आज देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसको कहते हैं स्व परिणामित्र। अब स्व परिणामित्र के स्वयं ही ये सारी प्रक्रिया पूरी करता है। अब स्वयं कैसे करेगा उसके बारे में बताता हूं आपको। देखो, अब तक आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखे, मैंने जब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ाया था, इससे साधारण ट्रांसफार्मर का जब चैप्टर शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन दो प्रकार से होगा, एक सेल्फ इंडक्शन होगा, एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा। मैंने वहां पे दोनों चीजें बताई थी आप लोगों को। यदि आपको याद होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे तो याद होगा आपको, मैंने उस समय भी बताया था कि सेल्फ इंडक्शन कहाँ काम आता है और म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ काम आता है। लेकिन फिर भी आज उस चीज़ को वापस दोहराएंगे और आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को मिस न करते हुए पूरा जरूर देखिएगा। अब आपको बता दो, देखो, मैं ऑटो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग प्रयोग होती है। अब तक आप लोगों ने देखा कि दो वाइंडिंग प्रयोग देखे, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देखे आप लोगों ने। अब क्या देखेंगे, एक ही वाइंडिंग देखेंगे। एक ही वाइंडिंग प्राइमरी का काम करेगी और एक वो ही वाइंडिंग सेकेंडरी का काम करेगी। अब तक क्या देखा कि प्राइमरी अलग थी और सेकेंडरी अलग थी, लेकिन आज इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का अध्ययन करेंगे जिसमें एक ही वाइंडिंग होगी, वही प्राइमरी होगी और वही सेकेंडरी होगी। इसका मतलब कुछ स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है, कहाँ यूज होगा, स्पेशल जगह ही यूज होगा। इसलिए इस ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वह ट्रांसफार्मर या वह परिणामित्र जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही कुंडलन होती है और जो प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है, ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब इसकी संरचना में कहोगे सर कोर, वो सेम टू सेम वही बातें होंगी, वही चीजें होंगी जो आप लोग नॉर्मल ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। जैसे कोर किसकी बनी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन से कोर लेंगे, लो फ्रीक्वेंसी पर कौन से कोर लेंगे, कोर की मोटाई क्या होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा 0.5 mm से 0.5 mm होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, वो सेम टू सेम बातें इस पर लागू होंगी। लेकिन सिर्फ एक ही अंतर रखा जाएगा, क्या कि वहां दो वाइंडिंग थी, यहाँ एक ही वाइंडिंग होगी। इसलिए इस ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिख सकते हैं कि वह ट्रांसफार्मर या वह परिणामित्र जिसमें एक ही कोर प्रयोग होती है, जो सेकेंडरी व प्राइमरी दोनों का कार्य करती है। अब देखते हैं इसका सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको अच्छी तरह समझाता हूं आपको मैं। सिद्धांत की बात करते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब सिद्धांत क्या लिखेंगे, देखो, जब भी वोल्टेज उत्पन्न होगा, चाहे वो इंडक्शन से हो, चाहे चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से हो, फैराडे का नियम अवश्य लगेगा। तो यह कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर हो चाहे नॉर्मल ट्रांसफार्मर हो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उसने दो सिद्धांत बताए थे, आप लोगों को याद होगा। उसने कितने सिद्धांत बताए थे, दो सिद्धांत बताए थे। एक बताया था सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण बताया था, एक तो ये बताया था, एक पारस्परिक प्रेरण सह प्रेरण बताया था, एक सह प्रेरण बताया था, दोनों बताए थे। इसका सिद्धांत आप लोग पढ़ के आ चुके हो, क्योंकि नॉर्मल ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़िए, आज पढ़ेंगे स्व प्रेरण के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर।
अब होता क्या है, वो यदि आप लोग इसको बारीकी से अध्ययन करना चाहो, बारीकी से देखना चाहो, पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहें, तो चुंबकत्व के चैप्टर में मैंने सेल्फ इंडक्शन का पूरा अच्छी तरह वर्गीकरण करवा रखा है। किस प्रकार वोल्टेज क्रिएट होता है और किस प्रकार वोल्टेज का मान बढ़ाया घटा जा सकता है और उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैंने अच्छी तरह समझा रखा है। लेकिन फिर भी आज इसके बारे में अपन दोबारा देखेंगे। ये क्या है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको स्वतः प्रेरण भी कहते हैं। अब होता क्या, देख दो आपको इसके बारे में बताता हूँ। आप लोग देखोगे जैसे एक कॉइल लिया आप लोगों ने, ये कॉइल ले लिया आप लोगों ने। अब इस कॉइल में आप लोगों ने एसी प्रवाहित करवाई, क्या लगाएंगे, एसी लगाएंगे। अब आपको पता है एसी कैसी है, परिवर्तनशील है। जैसे एसी कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, जिसका मान उतार चढ़ाव होता है, उसकी दिशा भी बदलती है। उसी प्रकार आप लोगों को पता है ये कॉइल क्या करेगी, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी। कैसा करेगी, उतार चढ़ाव वाला करेगी, परिवर्तनशील करेगी। अब ये परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, आपको पता है, इस कॉइल को काटेगा, इस कॉइल के साथ लिंक करेगा। इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, ई उत्पन्न होगा। ये ई क्या करेगा, यहाँ लगाया वी, यहाँ क्या होगा, ई उत्पन्न हुआ। ये ई इस वी का विरोध करेगा, इसको कहते हैं बैक ईएमएफ, ई भी कहते हैं, बैक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन क्रिएट हुआ इसमें ईबी मतलब ई क्रिएट हुआ इसके अंदर, जो इसका विरोध करने वाला होगा। लेकिन ये ई क्या करता है, इसको कहते हैं, किसके कारण हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, सेल्फ इंडक्शन के कारण इसमें ई उत्पन्न हुआ। क्योंकि सेल्फ मतलब इसी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इसी कॉइल का चुंबकीय फ्लक्स था, वही कॉइल थी, उस कॉइल ने ईएमएफ उत्पन्न किया, उसी में चुंबकीय फ्लक्स कैसा हुआ, परिवर्तनशील हुआ, उसी कॉइल के साथ लिंक हुआ और उसी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हुआ। अब ये क्या करेगा, इसका विरोध करने वाला होगा, किसके नियमानुसार, लेंज के नियमानुसार करने वाला होगा। ये तो था आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका ये था E बराबर d∅/dt, ये था। तो ऐसा ये कैसे हुआ, ये हुआ आपका सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। तो इसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें भी क्या है, एक ही कॉइल है। अब आपको बताता हूं कि दोनों कॉइलों के रूप में ये वो कॉइल कैसे काम करती है, इसको बताता हूं। देखो आपको, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं। जैसे आप लोग देखोगे कि ये आप लोगों ने एक कॉइल ले ली, ये ले ली एक कॉइल। यहां क्या दिया आप लोगों ने, सप्लाई वोल्टेज दिया। क्या दिया, सप्लाई कैसे दी, एसी दी। इसके यहां आप लोगों ने क्या लगाया, जैसे यहां लगाया आप लोगों ने फेस और ये लगाया न्यूट्रल। अब न्यूट्रल तो सीधा चला गया, ये देखो यहाँ पे न्यूट्रल चला गया सीधा। अब होगा क्या, यहाँ से यहाँ मान लीजिए आपने टेपिंग निकाल ली और इतना दूर में आपने ये कर लिया प्रयोग। अब देखो यहाँ क्या है, I1 है, या इस प्राइमरी वाइंडिंग की धारा है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये क्या है, PA। अब कितनी वाइंडिंग, मान लीजिए कि यहाँ टर्न 1 2 3 टर्न बचे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 टर्न बचे हैं। गौर से सुनना मेरी बात। अब देखो इतनी वाइंडिंग प्राइमरी में कौन सी होगी, देखो सप्लाई, आपको पता है कि जिस साइड सप्लाई संयोजित करते हैं, सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, वो कौन सी थी, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। सप्लाई कहाँ तक लगाई, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। कहाँ से लगाई, माना कि ए बिंदु है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ तक क्या रहेगा। माना कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। सप्लाई कहाँ तक लगाई, ए व सी तक लगाई। तो ए से लेकर सी तक क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी। तो ये वाइंडिंग ए से लेकर सी तक प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य कर रही है, क्योंकि सप्लाई लगा रहे हो। और बी से लेकर सी तक की, बी से लेकर सी तक की ये वाइंडिंग कितने कार्य करेगी, ये वाइंडिंग देखो यहां से लेकर यहां तक ये वाइंडिंग करेगी सेकेंडरी का कार्य, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब टर्नों के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माना कि 9-10 टर्न है। ये किस में है, सारे के सारे प्राइमरी में है। किस में है, सब के सब प्राइमरी में टर्नों की संख्या है। सेकेंडरी में कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्न है। अब बताओ किस में टर्नों की संख्या अधिक हुई, किसी में भी टर्नों की संख्या, प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक हुई। तो ये ट्रांसफार्मर कैसा कहलाएगा, स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा। अब बोलो एक ही वाइंडिंग थी जो प्राइमरी का कार्य किया और इतनी वाइंडिंग सेकेंडरी का कार्य किया, तो टर्नों की संख्या कहाँ होगी, टर्नों की संख्या N1, ये N1 रहेगा और ये N2 रहेगा। N2 में टर्न कम है, N1 में ज़्यादा है, तो कह सकते हैं N1 ग्रेटर देन N2। बोलो है कि नहीं है, N1 में होगी टर्नों की संख्या, एक प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या सेकेंडरी से कम होगी, अधिक होगी। ये क्या होगा, ये आप लोगों को पता कि N2 में सेकेंडरी कम है, N2 में टर्नों की संख्या कम है, तो आपको पता है ये क्या होगा, यहाँ V2 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V2 होगा। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम हो गई, होगी ना, या वोल्टेज भी कम हो गई, या कह सकते हैं कि E1 ग्रेटर देन E2, मतलब कि इसमें वोल्टेज का मान अधिक है, इसमें वोल्टेज का मान कम है, तो कह सकते हैं ये ट्रांसफार्मर कैसा हुआ, स्टेप डाउन होगा।
कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति भी कार्य कर सकता है, ठीक है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन की भांति कार्य कर सकता है। इसका रेशियो क्या हो सकता है, रेशियो आपको पता है, ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो की बात करते हैं, देखो K से दर्शाते हैं और N2/N1 होता है। गौर से सुनना मेरी बात, N2/N1 होता है। अब आप लोग देखोगे N2 का मान कम है और इसका मान अधिक है, ये कम है और इसका मान अधिक है, तो कह सकते हैं कि K<1 ये होगा। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो का मान या रूपांतरण ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से कम होता है। किस प्रकार में, सेकेंडरी में जब टर्नों की संख्या कम होती है तो ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से कम होता है। और ये किसकी कंडीशन है, स्टेप डाउन की कंडीशन है, अपसाई ट्रांसफार्मर की कंडीशन है, इसको अपसाई कहते हैं, स्टेप डाउन कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति कार्य कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे स्टेप अप कैसे हो सकता है। स्टेप अप की बात करें, मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ स्टेप अप कैसे हो सकता है। देखो जैसे आप लोग देखोगे कि ये यहां से मैंने एक वाइंडिंग ले ली पूरी, ये रिवाइंडिंग, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि यहां से लेके यहां तक कि मैंने ये टर्न ले लिए, यहां दी सप्लाई, यहां क्या दी, सप्लाई दे दी, एसी वोल्टेज सप्लाई दे दिए, ये क्या दिया, यहां से लेके यहां तक का V1 है या V1 वोल्टेज दिया। अब बताओ कितने टर्न दिए, माना कि 1 2 3 4 5 6 7 टर्न दिए हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ से ये सप्लाई पूरी जाएगी यहाँ पे और ये सप्लाई पूरी जाएगी यहाँ पे जाई। अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा वोल्टेज होगा, यहाँ से यहाँ तक V2 वोल्टेज होगा, V2 वोल्टेज होगा। ये माना कि आप लोग लोड लगा चुके हो, यहाँ पे माना कि लोड लगा दिया आप लोगों ने, धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना, धारा I2 प्रवाहित होगी यहाँ पे होगी। अब बताओ टर्नों की संख्या सेकेंडरी में, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, क्योंकि अब बताओ टर्नों की संख्या कहाँ अधिक है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक है। तो कह सकते हैं N2 ग्रेटर देन N1, N2 ग्रेटर देन N1, N2 में टर्नों की संख्या अधिक है, तो ये कह सकते हैं कि E2 ग्रेटर देन E1, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि V2 ग्रेटर देन V1। तो ये कंडीशन जहां आती है उसको कहते हैं यहाँ ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से अधिक होता है, और ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से अधिक होता है तो कह सकते हैं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये था अपचाई, ये था ऊंचाई, क्यों, क्योंकि इसमें टर्नों की संख्या अधिक है। तो क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या या प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ भाग, कुछ अंश, गौर से सुनना, यदि एक वाइंडिंग का कुछ अंश प्राइमरी के तौर पर प्रयोग करते हैं और पूरा भाग सेकेंडरी के तौर पर प्रयोग करते हैं तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख लेना। और सेकेंड प्राइमरी वाइंडिंग का संपूर्ण एक, मतलब कि ऑटो ट्रांसफार्मर के संपूर्ण एक वाइंडिंग का संपूर्ण भाग प्राइमरी के तौर पर और कुछ अंश सेकेंडरी के तौर पर प्रयोग करते हैं तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये यहाँ से आपको काफी बार पूछा जाएगा कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, कौन सा ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप डाउन था और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये है और प्राइमरी वाइंडिंग ये है। ये आप लोगों को मैंने सिर्फ एक वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की पहचान बताई है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, देखो कि ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसका ट्रांसफार्मर रेशियो कैसा होता है, रूपांतरण अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों रूपांतरण अनुपात चाहे एक वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर हो चाहे 2 का हो, रूपांतरण अनुपात सेम ही होता है। तो इसमें भी रूपांतरण अनुपात क्या रहेगा, इसकी रूपांतरण अनुपात की बात करें, K की बात करें, जिसको K से दर्शाते हैं, K की बात करें, K बराबर N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2, ये होता है रूपांतरण अनुपात इसका भी, ठीक है ना। तो ये आप देखते चले लेना कि दोनों का रूपांतरण अनुपात एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। अब देखो यहां से पूछा जाएगा आपसे काफी बार कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखो सेकेंडरी की बात करें, E2 की बात कर लेते हैं, E2 ये है या फिर E2 ये है, E2 ये नहीं है, यहाँ से इतना वोल्टेज, ये इस वोल्टेज का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जितने टर्नों की संख्या रहेगी, टर्न कितने रहेंगे उसकी बात करेंगे। E1 यहाँ कितना वोल्टेज होगा और कितना टर्न यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा ट्रांसफार्मर में टर्न प्रति वोल्ट समान होते हैं, टर्न प्रति वोल्ट समान होते हैं। माना कि यहाँ 10 टर्न है, सोचने वाली बात आ गई, माना कि यहाँ 10 टर्न है, कितने हैं 10 टर्न यहाँ इसमें पूरे में है, यहाँ 5 टर्न काम में लिए हैं, यहाँ 100 वोल्ट लगाए हैं, तो
एक टर्न में कितने वोल्टेज आए, 10 वोल्टेज आए, इसमें 10, इसमें 10, तो यहाँ 5 में 50 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो समान होता है। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो में जो टर्न रेशियो होता है वो वोल्ट ट्रांसफार्मर में प्रति टर्न वोल्ट क्या होता है, प्रति टर्न वोल्ट सब में समान होता है। यहाँ यदि 5 टन है, यहाँ 10 टन में 100 है तो 5 टन में 50 आ जाएंगे, यहाँ 10 टन में 50 है तो यहाँ 5 टन में 25 आ जाएंगे, क्योंकि टन प्रति वोल्ट समान होता है, टन प्रति वोल्ट समान होता है। तो इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका E2 का मान, E2 का मान ज्ञात करने के आपको E2 बराबर, यहाँ लिखते छोटा लंबा फोड़ा है, E2 बराबर यहाँ लिखेंगे E1 इंटू टेप टर्न संख्या, टेप्ड टर्न संख्या अपॉन N1, ये आता है, ठीक है ना। N1 मतलब कि प्राइमरी के टर्नों की संख्या, ये E2 का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपसे देखो, ये चाहे नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करें, चाहे आप ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, टर्न रेशियो पर आपसे काफ़ी बार प्रश्न पूछा था कि यदि ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से कम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रूपांतरण अनुपात का मान यदि 1 से कम होता है तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। आप लोगों ने देखा है कि ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से कम है, के का मान देखिए ये रहा यहाँ पे, के का मान 1 से कम है, के का मान 1 से कम है, देखो ये के है 1 से कम है, लेस देन है, तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। के का मान 1 से अधिक है, ये रहा के का मान 1 से अधिक है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर हो। दोस्तों आगे और देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार पूछा गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार पावर का डिलीवर करता है, पावर आगे ट्रांसफर करता है, कितने रूप में करता है, काफ़ी बार पूछा जाता है और शायद ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, शायद ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। क्योंकि इसलिए कंफ्यूज होगा, मैं आपको भी बताऊंगा, इसलिए कंफ्यूज होगा कि ट्रांसफार्मर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पावर भी इंडक्शन के द्वारा तो भेजेगा। ऐसे तो है नहीं कोई 2 वाइंडिंग होंगी जो मैकेनिकल रूप से जुड़ी होंगी या इलेक्ट्रिकल रूप से जुड़ी होंगी, ऐसा तो नहीं होती है, वो सिर्फ चुंबकीय रूप से संयोजित होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि एक कॉइल अलग है, एक कॉइल ये है, दोनों किस रूप से जुड़ी होती हैं, वो मैकेनिकल रूप से और चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। लेकिन यदि साधारण ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो पावर डिलीवर्ड की बात की जाएगी। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊँ कि ये ट्रांसफार्मर ले लिया आप लोगों ने, माना कि ये ट्रांसफार्मर 1 लिया, ये वाइंडिंग 1 है और ये वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग है, इसकी बात करते देखो। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पावर ली, यहाँ पावर आपको मिली है कि पावर का ट्रांसफर हुआ है, ये पावर पीपी प्राइमरी वाइंडिंग की पावर और ये पीएस सेकंडरी वाइंडिंग की पावर मिली है, पावर मिली आप लोगों को। तो किस रूप में मिली आपको, ये ट्रांसफर किस रूप में हुआ, ये इंडक्शन के तौर पर ट्रांसफर हुआ। इंडक्शन क्योंकि यहाँ इंडक्शन के द्वारा ये दोनों आपस में चुंबकीय रूप से बंधी हुई थी और चुंबकीय रूप से क्योंकि इंडक्शन हो गया तो इसने चुंबकीय रूप से बंधने का इंडक्शन के तौर पर ट्रांसफर का पावर का ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ तो चुंबकीय रूप से नहीं है, यहाँ तो एक इलेक्ट्रिकल रूप से भी बंधी हुई है, इलेक्ट्रिकल रूप से संयोजित है, क्योंकि एक ही तो वाइंडिंग है। इसलिए यहाँ कुछ कंफ्यूज होगा आप लोगों को। इसलिए कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर पावर का डिलीवर किस प्रकार करता है, काफी बार पूछा जाता है पावर का डिलीवर कितने रूप में करता है या किस प्रकार कर सकता है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों को हम बताता हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और जो दोस्त इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर अध्ययन करना चाहें तो डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो अब अपना मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर या स्वपरिणामित पावर डिलीवर्ड कैसे करता है, इसकी बात करते हैं। मुद्दा अपने ये निकल गया है। अब देखो मैं आपको डायग्राम आपके सामने है, मैं डायग्राम के अनुसार बताऊं आपको। देखो यहां देखो आप लोगों ने पावर दी, प्राइमरी में पावर दी, प्राइमरी वाइंडिंग में पावर दी, प्राइमरी वाइंडिंग इतनी है, सेकेंडरी वाइंडिंग इतनी है, प्राइमरी वाइंडिंग में पावर दी तो पावर इतनी दूर में गई। लेकिन ये वाइंडिंग एक इलेक्ट्रिकल रूप से भी आपसे संयोजित है और चुंबकीय रूप से भी, इंडक्शन से भी इसको मतलब वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है और मैकेनिकल अपना ये इलेक्ट्रिकल रूप से है। तो कह सकते हैं यहाँ चालन हुआ है, यहाँ कंडक्शन हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ इतनी दूर में पावर आई और पावर यहाँ तक आके यहाँ चलेगी और यहाँ पावर चलेगी। तो ये कंडक्शन रूप से पावर मिली है। तो कुछ तो कंडक्शन रूप से ज़्यादा देगी और कुछ टर्नों की संख्या के अनुसार यहाँ फ्लक्स के निर्माण इतनी दूर में फ्लक्स होगी, ये फ्लक्स इसको काटेगा तो कुछ फ्लक्स के रूप में पावर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर पावर डिलीवर को 2 प्रकार से कर सकता है, 2 प्रकार से करता है। तो अब पावर डिलीवर कितने प्रकार से करेगा, ये 2 प्रकार से पावर को स्थानांतरित करता है, डिलीवर्ड करता है। और 2 प्रकार कौन कौन से होंगे, एक तो चालन हुआ है, वाइंडिंग द्वारा चल के आई है पावर, एक तो ये चल के आई है, और एक
यहाँ इतनी दूर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ जो इसने इसको काटा, कुछ इसके हिसाब से हुई है। तो कह सकते हैं एक तो हुआ चालन के द्वारा, चालन से हुआ, पावर डिलीवरी कितने रूप से हुआ, चालन से हुआ, और दूसरा परिरण से हुआ, इसको कहते हैं कंडक्शन। तो पावर का डिलीवरी कैसे हुआ, कंडक्शन से हुआ, और दूसरा हुआ इंडक्शन से। याद रखने वाली बात है। अब देखो कंडक्शन से कैसे करता है और इंडक्शन से कैसे करता है। कंडक्शन तो ये हुआ, ठीक है ना, जो बंधी हुआ, और इंडक्शन से इतनी दूर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, इसने इसको साथ लेके किया और फैराडे का नियम लगा और वोल्टेज उत्पन्न हुआ। तो पावर डिलीवरी इतनी दूर में है, तो बताओ यहाँ से कंडक्शन तो पूरा चला है, कंडक्शन यहाँ से यहाँ तक का पूरा चला है, लेकिन इंडक्शन तो इतनी दूर का चला है, तो कंडक्शन से ज़्यादा होगी या इंडक्शन से ज़्यादा होगी। पूछा जाए पावर का जो डिलीवर्ड हुई है, पावर जो स्थानांतरित हुई है, वो कंडक्शन से ज़्यादा हुई या इंडक्शन से ज़्यादा हुई, उसकी बात करते हैं। तो देखो कंडक्शन का फॉर्मूला आपको बताता हूँ मैं। किसका फॉर्मूला बताऊंगा, सबसे पहले कंडक्शन के फॉर्मूले की बात करते हैं, चालन के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो यहाँ चालन से पावर जो डिलीवर्ड होगी उसकी बात करें, चालन से, तो उसका फॉर्मूला होता है पी, देखो पी बराबर ये होता है के इंटू के वी ए, ये इसका फॉर्मूला है पावर किसका, चालन के रूप में, चालन से जो पावर डिलीवर्ड उसका फॉर्मूला ये है। अब के क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, आपको परीक्षा में पेपर में मिलेगा आप लोगों को। और इंडक्शन से बात करें, ये इंडक्शन की बात करें, ये होता है देखो प्रेरण से, प्रेरण से जब पावर डिलीवर्ड की बात करेंगे तो कैसे फॉर्मूला याद करेंगे, एक देखो बराबर था 1 माइनस के, ये हो गया इंटू के वी ए, ये ट्रांसफॉर्मर की क्षमता है। आपको यदि फॉर एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, गौर से सुना मेरी बात, माना कि किसी ट्रांसफॉर्मर की क्षमता कितनी है, 50 केवीए की क्षमता, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता ही देता हूँ देखो, और के का मान है 0.8, गौर से सुनना, के का मान, के क्या है, रूपांतरण अनुपात है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो है। तो अब इससे कितनी पावर डिलीवर्ड होगी, जानिए यहाँ तक, यहाँ 50 केवीए है, यहाँ 50 केवीए, यहाँ भी 50 केवीए जाएगी, कितनी जाएगी 50 केवीए, लेकिन जाएगी कैसे, इसके द्वारा और दोनों को जोड़ करेंगे, चालन और इंडक्शन का दोनों जोड़ करेंगे तो 50 केवीए आनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आता है, के का मान 0.8 है इंटू 50, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किससे, चालन से, तो कितना आ गया, ये आगे 40 केवीए, निकाल के देख लेना 40 केवीए आती है। और इसकी बात करूँ तो मैं 1 माइनस 0.8, क्योंकि 1 से 1 घटाएंगे, 0.8 इंटू 50, अब यहाँ 0.2 आया इंटू 50 है, यहाँ कितनी गई 10, 40 और 10 50, बोलो गई कि नहीं गई, लेकिन किससे अधिक हुई, चालन से, कंडक्शन से अधिक होती है। इसलिए याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि ऑटो ट्रांसफर पावर डिलीवरी करता है तो कंडक्शन से अधिक करता है और चालन प्रेरण से, इंडक्शन से कम करता है, याद रखने वाली बात आती है। तो नोट लगा के लिख लेना कि ऑटो ट्रांसफार्मर कंडक्शन से पावर डिलीवर्ड या पावर ट्रांसफर अधिक करता है। ये तो थी इसकी बात, जो अभी तक सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। फिर भी यदि कोई कंफ्यूज हो आप लोगों को, फिर भी यदि मन में किसी प्रकार की शंका हो, समझ में नहीं आया हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नोट्स, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, हर एक कमेंट्स को पढ़कर आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा, और जवाब वैसे देता भी हूँ आप लोगों को। आपने जो भी कमेंट्स किया मैंने उसका रिप्लाई जरूर दिया है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछोगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपकी शंका दूर होगी, आपके मन के डाउट दूर करूंगा कमेंट्स में। फिर भी यदि ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो दोबारा एक नया वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन जरूर करूंगा। तो याद रखना दोस्तों, किसी प्रकार की टेंशन नहीं, लेकिन नो टेंशन की आप स्टडी करो, और जब तक एग्जाम आती है तब तक आप इतने अच्छी तरह से स्टडी करके इतने मजबूत हो जाओ कि आप लोगों को दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े जीरो लेवल से। इसलिए आप जीरो लेवल से पढ़ रहे हो, नोट्स बनाते रहो, ताकि भविष्य में नियरेस्ट जो भी एग्जाम आते हैं तो आप अच्छी तरह से वेरीफाई होकर अच्छी तरह से उसको मतलब कि आप उसको सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो थे आपको ऑटो ट्रांसफर की बातें कर रहा हूँ। अब देखें लाभ क्या होते हैं। लाभ की बात करें कि ऑटो ट्रांसफर में लाभ क्या, लिख लो लाभ क्या होंगे, मैं यहाँ लाभ बता देता हूँ। लाभ, एडवांटेज क्या होते हैं इसके, एडवांटेज मतलब कि इसके लाभ क्या होते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब आप सोच रहे हो कि जैसे 2 वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, माना कि ये वाइंडिंग एक ट्रांसफॉर्मर ये लिया और एक ट्रांसफॉर्मर ये लिया। अब यहाँ माना कि देखो कॉपर कितना लगा, एक वाइंडिंग में कॉपर लगा, दूसरी वाइंडिंग में कॉपर लगा, यहाँ तो एक ही वाइंडिंग है, तो कॉपर की बचत हुई कि नहीं हुई। तो कह सकते हैं एक वाइंडिंग प्रयोग होने के कारण, एक वाइंडिंग प्रयोग होने के कारण इस ट्रांसफॉर्मर में कॉपर की बचत होती है। कॉपर की बचत अवश्य होगी, तांबे की बचत हो जाएगी, क्योंकि 2 वाइंडिंग नहीं एक ही वाइंडिंग प्रयोग करेंगे। तो पहला लाभ होगा इसका, कॉपर की बचत होती है। कॉपर मतलब तांबे की बचत होती है। क्यों होती है, लिख लो आगे, एक ही वाइंडिंग प्रयोग होने के कारण। आगे लिख लो, एक ही वाइंडिंग प्रयोग होने के कारण यूज करते हैं, इसलिए होती है। दूसरा देखो, ये आकार में छोटे होते हैं। 3 फेज के ट्रांसफार्मर होंगे, ये 2 कुंडली ट्रांसफार्मर होंगे, तो वो आकार में कितने बड़े होंगे, उससे छोटे होंगे ये। तो आकार में क्या होंगे, बहुत छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। अब देखो 2 वाइंडिंग नहीं होने की, एक वाइंडिंग है, तो आपको पता कॉपर लॉस कम होगी,
कॉपर लॉस कम होगी नहीं होगी, कॉपर लॉस कम होगी तो दक्षता बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं साधारण ट्रांसफार्मर से इस ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। लिख लो कि ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में दक्षता किसकी अधिक होती है? ऑटो ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है, तो इस ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। यदि उसके 98.5 है तो इसकी 99.5 चली जाएगी, यदि इसकी 99.5 है तो इसकी 99.8 चली जाएगी, लेकिन उससे कुछ इसकी दक्षता अधिक मिलेगी। एक ही आता है। एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन, इसका उच्च होता है। किसका? इस ट्रांसफार्मर का। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि फुल लोड से लेकर नो लोड तक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के वोल्टेज में जो अंतर होता है उस अंतर को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ कुछ अधिक होता है, मतलब कि उच्च होता है। उच्च का मतलब कि वोल्टेज बहुत कम घटता है, बहुत ही कम वोल्टेज घटता है, वहाँ ज़्यादा घट जाएगा, यहाँ कम घटता है। इसलिए साधारण ट्रांसफार्मर की अपेक्षा वोल्टेज रेगुलेशन उच्च किसका होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन उच्च होता है। एक इसका ये लाभ होता है। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, इसमें क्या बचा? अब इसके उपयोग और लिख लो कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो लिख लो, आप लोगों ने देखा होगा कि स्थिर वोल्टेज के लिए, स्थिर वोल्टेज चाहिए अपने को, जैसे 220 वोल्टेज घरेलू सप्लाई के लिए चाहिए, किसी इक्विपमेंट को चाहिए, और वोल्टेज का मान कम हो गया तो क्या कर सकते हैं? वोल्टेज अधिक चाहिए, वोल्टेज अधिक चाहिए ना, और वोल्टेज ज़्यादा होगा तो क्या चाहिए? कम चाहिए, लेकिन अपने को स्थायी वोल्टेज चाहिए। इसलिए कहते हैं वोल्टेज, उसको कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ स्टेपिंग निकाल देते हैं, वोल्टेज कम होता है तो बढ़ा लेते हैं, वोल्टेज अधिक होता है तो उसको कम कर लेते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। एक होता है प्रेरण मोटर को चलाने में। आप लोग इंडक्शन मोटर देखोगे 3 फेज की, वहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आएगा, तो स्टार्टिंग धारा के मान को कम करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं प्रेरण मोटर को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये भी इसके बारे में लिख लो। फिर कहते हैं मोटर की गति नियंत्रण होगी। वोल्टेज का मान कम मिलेगा तो मोटर की गति नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं, आपको मोटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि गति नियंत्रण कैसे होती है। इसलिए कह सकते हैं कि मोटर की गति नियंत्रण के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एक ही आता है, ठीक है। एक देखो, वोल्टेज लंबी दूरी की लाइनें होती हैं, और लाइनें होती है तो वोल्टेज का मान कम हो जाता है, इसलिए उस वोल्टेज ड्रॉप होता है लाइनों में, उस वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए इस ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं लाइन, जिसको क्या कहेंगे? लाइन बूस्टर के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि सीरीज जनरेटर का प्रयोग क्या किया? एक बूस्टर के तौर पे किया, तो वहाँ वो डीसी की बात थी। एसी की बात की जाए तो लाइन वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए, लाइन में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज घटे हुए वोल्टेज की पूर्ति के लिए लाइन बूस्टर के तौर पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसलिए शॉर्टकट में आता है कि लाइन बूस्टर के तौर पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एक तो बात ये थी। अब देखो, कभी कभार क्या होता है कि जैसे सप्लाई वोल्टेज का मान निर्धारित वोल्टेज के से कम हो जाता है तो फ्लोरोसेंट लाइट जल नहीं पाती हैं। तो सप्लाई वोल्टेज का मान निर्धारित वोल्टेज से कम हो जाता है तो वहाँ क्या होता है? देखो, तो मतलब कि जो अपनी फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, प्रदीप्ति लैंप होते हैं, वो जल नहीं पाते हैं। इसलिए प्रदीप्ति लैंप साधारण सप्लाई वोल्टेज का मान निर्धारित वोल्टेज से कम होने पर प्रदीप्ति लैंप को जलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और लाइट लोड के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक आता है जहां वोल्टेज का मान या वोल्टेज का परिवर्तन कम मात्रा में करना हो, जैसे 1-2% वोल्टेज का मान कम मात्रा में करना होता है, वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसके रूप में? वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। लिख लो, जहां वोल्टेज का परिवर्तन कम मात्रा में करना होता है वहां वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एक होता है दोस्तों, नाम कभी कभार आता है, आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, वैरियक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब वैरियक होता क्या है? वैरियक की बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा वैरियक क्या होता है। देखो, अभी आपको बताता हूं वैरियक। चलो, मैं ज़्यादा मोटा टॉपिक नहीं है, मैं यही लिख देता हूं वैरियक क्या होता है। यहाँ देखो, ये वैरियक की बात करता हूं। वैरियक होता क्या है? ये ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है। बस ऑटो ट्रांसफार्मर की में से देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से 8 से 10 टेपिंग निकाल ले जाएं, टेपिंग निकाल लेंगे, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के वोल्टेज प्रदान करने के लिए, ऐसी वोल्टेज की सप्लाई पर लेने के लिए उन टेपिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 वोल्टेज चाहिए, 20 वोल्टेज चाहिए, 150 वोल्टेज चाहिए, 150 वोल्टेज, 230 वोल्टेज चाहिए, 250 वोल्टेज चाहिए। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से टेपिंग निकाल लेंगे, और टेपिंग निकाल कर सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करके टेपिंग का मान कम ज़्यादा करेंगे। जैसे यहाँ ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ से एक टेपिंग निकाल ली, एक टेपिंग निकाल ली, एक टेपिंग निकाल ली, ठीक है ना, और ये डायरेक्ट आ गई, और एक टेपिंग निकाल ली, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इसके बीच में आ गया 250 वोल्टेज, इसके बीच में आ गया 125 वोल्टेज, यहाँ 100 वोल्टेज, यहाँ मतलब कि इसके बीच में ये तो आ गया ना, इसके बीच में ये आ गया, 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 माना कि यहाँ 50 वोल्टेज आ गए, तो यहाँ पूरे वोल्टेज आते हैं। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ जैसे
या इतनी दूर की बात करें तो 125 वोल्टेज आ गया, फिर 150 वोल्टेज आ गया, 175 वोल्टेज आ गया, फिर कहते हैं 200 वोल्टेज आ गया, 250 वोल्टेज आ गया, 300 वोल्टेज में ये टेपिंग निकाल ली। तो सेलेक्टर स्विच की सहायता से टेपिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस पूरे को क्या कहेंगे, ये पूरा हो गया आपका वैरिएक। तो कह सकते हैं यदि ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से 8 से 10 टेपिंग निकाल ली जाए और विभिन्न प्रकार के वोल्टेज ऐसे सप्लाई के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाए तो उसको उस उपकरण को क्या कहते हैं, वैरिएक कहते हैं। उस उपकरण को क्या कहेंगे, वैरिएक कहते हैं। और ये काम जो वोल्टेज का मान कम ज़्यादा हो, ये डीसी में किसके रूप में करते हैं, रियोस्टेट के द्वारा वोल्टेज का मान कम ज़्यादा करते हैं। लेकिन एसी में किसके द्वारा करेंगे, इस वैरिएक के द्वारा करेंगे। एसी में किसके द्वारा करेंगे, वैरिएक के द्वारा। डीसी में एक रियोस्टेट के द्वारा वोल्टेज का मान कम ज़्यादा किया जाता था, पोटेंशियोमीटर के द्वारा कम ज़्यादा किया जाता था। लेकिन एसी में इस वैरिएक के तौर पर करेंगे। अब देखें हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में हानियाँ क्या होती हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में हानि क्या होती है, एक तो हानि ये होती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग नहीं हो सकती। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग नहीं हो सकती, इसलिए ये एक हानि का रूप है। क्यों हानि है, माना कि ऑटो ट्रांसफार्मर किसी उपकरण पर लगा रखा है और वो उपकरण को वोल्टेज प्रदान कर रहा है, उस उपकरण की मरम्मत करनी होती है और आप लोगों ने उपकरण को हटा दिया, यहाँ क्या होगा, वोल्टेज, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो जाएगी, ओपन होगी तो वहाँ बिल्कुल अच्छा झटका लगने की संभावना की, लो वोल्टेज साइड में अच्छा झटका लगने की संभावना होती है। इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पर जितना भाग प्रयोग करते हैं वहाँ यदि कोई उपकरण लगा होता है, इसको यदि ओपन सर्किट कर देते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा झटका लगने की संभावना आती है और ट्रांसफार्मर जलने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहते हैं ये दो ही नुकसान होते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका आज का ऑटो ट्रांसफार्मर। यदि कुछ बच गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ आपको दिमाग में कुछ इसके प्रति कोई विचार हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।